नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। सबसे पहले सुर्खियां। बेगूसराय में लव जिहाद के मामले का खुला पोल। पुलिस ने कहा यह खानदानी झगड़ा है, लव जिहाद की बातें हैं बेबुनियाद। हज और उम्रा खिदमात को जीएसटी से इस्तिस्ना देने की अपील खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने टूर ऑपरेटरों की अर्जी को खारिज किया। कई निजी टूर ऑपरेटरों ने दाखिल की थी अर्जी। मध्य प्रदेश में टल सकते हैं वक्फ बोर्ड इंतखाब। 4 साल हाईकोर्ट के अहकाम के बाद 30 जुलाई को होने वाले 7 रुकनी बोर्ड को किया गया है चैलेंज। हाईकोर्ट में कल होने वाले समाअत पर सभी की निगाहें मरकूज। हैदराबाद के मणिकुंडा जागीरी जमीन का मामला। समाजी कारकुन आलम पाशा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की नजरसानी की अर्जदाश्त। तकरीबन 1600 एकड़ वक्फ अराजी का है मामला। बिहार में उर्दू के साथ हो रहा है मजाक। हुकूमत उर्दू इदारों को तश्कील करने में कर रही है गैर जरूरी ताखीर। एमआईएम के एमएलए व रियासती सदर अख्तरुल ईमान का बयान। एएमयू की उर्दू अकादमी में नए डायरेक्टर का तकर्रुर। प्रोफेसर मोहम्मद कमरुल हुदा फरीदी को बनाया गया है डायरेक्टर। नए डायरेक्टर ने कहा उर्दू को आवाम से जोड़ने के लिए की जाएंगी कोशिशें। एएमयू के 35 तलबा का दुबई की फूड प्रोसेसिंग मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में हुआ सिलेक्शन। तलबा में खुशी की लहर। प्रिंसिपल और दीगर जिम्मेदारान ने तलबा को दी मुबारकबाद। और अब खास बात इंडिया में खबरें तफसील से। बेगूसराय के सिंगोल गांव में लव जिहाद जैसे मामलात के मंजर-ए-आम पर आने के बाद मौजू जो है वो काफी गर्म है। नाग पंचमी के दिन एक मुस्लिम नौजवान खेत में खातून के साथ जिनसी ज्यादती करते हुए पकड़ा गया, जिसकी खबर गांव वालों से मिली। इससे पहले भी ये नौजवान बहाने से खातून के साथ जिनसी ज्यादती करता रहा है, ऐसा कहना है खातून के ससुराल वालों का। ताहम पुलिस की जांच में मामला इसके बरअक्स है। बेगूसराय के एसपी ने कहा कि यह खानदानी मामला है और मुतासरा खातून ने अपने शौहर पर ज्यादती करने का इल्जाम लगाया है। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून थाने पहुंचकर शौहर के खिलाफ बयान दे रही है और हिरासा करने पर शौहर को घर से बाहर रहने का कह रही है। फिलहाल अगरचे खानदान तब्दीली मजहब की बात कर रहा है, ताहम पुलिस की जांच कुछ और कह रही है। सिंघल थाना के अंतर्गत डुमरी गांव से जो ये बात सामने में आई है, अभी प्रथम दृष्टया ये मामला पूरी तरह से पारिवारिक विवाद से संबंधित है। वो महिला और उसकी बच्ची अभी महिला थाना में उपस्थित हुई है। अभी कुछ दिनों पहले परिवार में आपस में झगड़ा झंझट हुआ था, मारपीट हुई थी। इस संबंध में वो पहले थाना पे भी आवेदन दी थी, जिस संबंध में कार्रवाई की जा रही थी। और अभी वो महिला उसी विवाद को लेकर उस घर से निकलकर अलग एक मुरेरीगंज में डेरा लेके रह रही थी। तो अभी जो भी बात सामने में आई है बिल्कुल पूरी तरह से पारिवारिक विवाद है। इसमें कहीं से भी धर्मांतरण और लव जिहाद वाली बात सामने नहीं आई। जिस महिला की बात की जा रही है पार्वती देवी और उसकी बेटी, जिनके किडनैपिंग और जबरन धर्म परिवर्तन की बात की गई है, ये दोनों ही महिला उनकी बेटी इस समय बेगूसराय के महिला थाना में उपस्थित हैं। दोनों का बयान लिया गया है। बयान में इन्होंने बताया है कि इनका जो पति है और इनका जो ससुर है वो लगातार इन दोनों के साथ मारपीट कर रहे थे। मारपीट का कारण ये था कि आज से 1 साल पहले इनके ससुर और पति ने इनकी जो बच्ची है उसकी जबरन नाबालिग रहते हुए शादी करा दी थी। ये बच्ची पढ़ना चाहती है, तो जीवन में कुछ बनना चाहती है, और जिस आदमी से जबरन शादी करा दी थी वो मेंटली रिटार्डेड है, तो उसके साथ नहीं रहना चाहती है। क्योंकि पति और ससुर लगातार मारपीट कर रहे थे पार्वती देवी और उसकी बेटी के साथ, तो पार्वती देवी ने फैसला किया कि वो अपनी बेटी को लेके यहीं बगल के थाना क्षेत्र में मुंगेरीगंज में वो रहने लग गई। ये पति और ससुर लगातार वहाँ जाते थे, पार्वती देवी और उसकी बेटी के साथ मारपीट करते थे। तो अभी कुछ दिन पहले जो पार्वती देवी है उसने सिंघौल थाना को अप्रोच किया था लीगल एक्शन लेने के लिए।
ये बात जैसे ही इनके ससुर को, पति को पता चली तो उन लोगों ने एक आवेदन दे दिया है पड़ोसियों के खिलाफ। और इसमें जांच में दोनों ने ये बताया है कि जब भी ससुर और पति इनको आके मारते पीटते थे तो पड़ोसी जो थे वहाँ के, जिन 3 लड़कों का नाम आ रहा है, ये लोग पड़ोसी थे, ये लोग बीच बचाव करते थे। तो संभवतः यहाँ पे ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ससुर ने और पति ने अपने आप को बचाने के लिए पड़ोसियों के खिलाफ एक आवेदन दे दिया जिसमें कि तथ्यहीन बातें की गई हैं। तो पार्वती देवी, उसकी बेटी का बयान हम लोग ने रिकॉर्ड किया है और महिला थानों को मैंने आदेश दिया है कि इनके ससुर पे और पति पे FIR दर्ज करके और उस पर जो लीगल कार्रवाई बनती है वो कराएं। मैंने ये भी कहा है कि इसमें NGO को इन्वॉल्व करके, जो उनकी बेटी है, पढ़ना चाहती है, जिसकी नाबालिग रहती है, शादी करा दी, तो इसमें भी जो सहायता बन सकती है वो भी हम लोग कराएंगे। और इसमें जिन लोगों ने आवेदन बना करके डिस्टर्बेंस फैलाने की कोशिश की है, मामले को दूसरा रंग देने की कोशिश की है, उन पर भी जो IPC की धाराएं हैं उनके तहत जो कड़ा से कड़ा एक्शन है वो भी हम लोग करेंगे। और अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट के हुक्म से 4 साल बाद होने वाला वक्फ बोर्ड इंतखाब अदालत के दूसरे हुक्म से टल सकता है। जबलपुर हाईकोर्ट के अहकाम के बाद मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के इंतखाब के लिए 30 जुलाई का ऐलान तो किया गया है, लेकिन 7 रुकनी बोर्ड बनाने को लेकर तनाजा भी शुरू हो गया है। 7 रुकनी बोर्ड की तश्कील को वक्फ एक्ट की मंशा के खिलाफ करार देते हुए उज्जैन के मोहम्मद अरशद के जरिए जबलपुर हाईकोर्ट में अर्जी भी दायर की गई है। हाईकोर्ट में मामले की समाअत आज नहीं हो सकी। अब कल बोर्ड की तश्कील और अरकान को लेकर हाईकोर्ट में समाअत होगी। बोर्ड की तश्कील और वक्फ एक्ट के प्रोविजन को लेकर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने मशहूर वकील शाहनवाज खान से बातचीत की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का इलेक्शन 4 साल बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद होने जा रहा था, लेकिन इस मामले को लेकर, क्योंकि जो बोर्ड की प्रक्रिया है उसमें जो सदस्यों की संख्या है उसको लेकर जो है मामला फिर हाईकोर्ट में पहुंच गया। आज सुनवाई होनी थी, लेकिन क्योंकि जो डबल बेंच की जो थी वो आज तक नहीं बन पाई। अब कल इस पर समाअत होगी, लेकिन इस बोर्ड की प्रक्रिया पे सवालात क्यों उठ रहे हैं, उस पर मशहूर वकील सामाजिक कारकुन शाहनवाज खान हमारे साथ मौजूद, जो खुद इस मामले को लेकर कई बार जो है इस पर एतराज़ जताते रहे। इरशाद साहब ने जो है उज्जैन के पिटीशन को दायर किया और आप खुद इस पर एतराज़ करते रहे। आखिर इस 7 मेंबर और 13 मेंबर के पीछे का राज क्या है? देखिए, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड जब से गठन हुआ 1954 से लेके और 2013-14 तक कभी भी 7 मेंबर का बोर्ड नहीं बनाया गया, हमेशा 13 मेंबर का बोर्ड बनाया गया है। सेक्शन 14 में ये प्रावधान है कि 2 या 1 मेंबर विधायकों में से, और बार काउंसिल के मेंबर से, मुतवल्ली में से और पार्लियामेंट के मेंबर से, इसका फ़ायदा उठाते हुए बोर्ड ने शायद अपने पक्ष का बोर्ड बनाने के लिए सरकार ने 7 मेंबरों का जो है वो बोर्ड बनाया, और उसी जो 2011-12 में जो प्रक्रिया चली उसी के लिहाज से जो है वो इस साल भी यही 7 मेंबरों का बोर्ड बनाने का आदेश हो चुका है। लेकिन जो 7 मेंबरों का मामला, अगर इस पर बात करो तो ये तो जो है यूनियन टेरिटरीज के लिए, अंडमान निकोबार जो उस छोटे स्टेट के लिए मामला था, न कि सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। ये अंडमान निकोबार, दिल्ली या त्रिपुरा या ऐसी छोटे छोटे रियासतों के लिए है ये 7 मेंबर का बोर्ड, जहाँ पे ये हरियाणा और पंजाब में तो बोर्ड ही नहीं है, वहाँ पे तो खैर दूसरे तरीके से चलता है। तो ये जो है सेक्शन 13 में जो है बोर्ड गठन का प्रावधान है, और सेक्शन 14 में बोर्ड की प्रक्रिया किस तरीके से किनके ऊपर मुश्तमिल होगा उसका उसमें उल्लेख किया गया है। जहाँ बड़ी रियासतें हैं, यूपी, बिहार, बंगाल, यहाँ पे सारे के सारे बोर्ड जो हैं 13 मेंबरों के हैं, और 13 मेंबरों का ही बोर्ड बनना चाहिए। अभी हमने ये भी सुना है कि साहब वो सरकारी अधिकारी जो नॉमिनेट किया जाता है उसको भी वोट देने का अधिकार कर दिया गया है चेयरमैन के चुनाव में, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। ये जो है वो एक्ट में जो कोई प्रावधान है उसके विरुद्ध कोई नियम नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जिस तरह से कल अब सुनवाई होनी है, सबकी निगाह उस पर टिकी हुई है, 30 जुलाई को इलेक्शन होना है वक्फ बोर्ड का, उस पर तमाम लोग, अगर ये अदालत का जो फैसला है इसमें अगर 7 को ही माना जाता है या 13 को ही माना जाता है, तो इस पर कानूनी तौर पर जो क्या सामने होगा? देखिए, मुझे तो लगता है कि अगर सीजे की कोर्ट में है तो वो तो 13 मेंबरों वाली जो है उसको प्रीफर करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। लेकिन अब वो क्या सोचते हैं वो अलग बात है, और क्या प्लीड किया जाता है वो अलग बात है। लेकिन चूंकि बोर्ड मध्य प्रदेश जो है बड़ी रियासत है,
इसमें जो है वो बोर्ड में जो है 3-4 कमेटी भी बनाई जाती हैं। एक फाइनेंस कमेटी बनाई जाती है, एक कंसल्टेटिव कमेटी बनाई जाती है, रजिस्ट्रेशन कमेटी बनाई जाती है। उसमें तमाम 2-2, 3-3 मेंबरों को रखा जाता है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि साहब एक कमेटी में जो है दो तीनों कमेटियों में एक ही तरह के मेंबर बना दिए जाए, अलग अलग मेंबर बनाए जाते हैं। इसलिए 13 का बोर्ड का गठन का प्रावधान है। और फिर हमें देखिए मध्य प्रदेश में तो 15,000 से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, और अगर इस तरह की चीज़ें हैं और वक्फ एक्ट को इस तरह से अगर नेग्लेक्ट किया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका असर वक्फ बोर्ड पर और इसके जो मामले जो चलाने को लेकर हैं कानूनी तौर पर उसमें भी पेचीदगियाँ पैदा होंगी। यकीनी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत जायदादें इस पिछले 7-8 साल में जो है वो खुर्द-बुर्द हुई हैं, और उन जायदादों के ऊपर उस ज़माने में जो 7 मेंबर का बोर्ड था कोई गौर नहीं किया जा सका, और आज भी जो है बहुत सी जायदादें जो है वो खुर्द-बुर्द हो रही हैं। इसलिए 13 मेंबर का बोर्ड बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। इधर हम देखते हैं कि माहिरीन का मानना है कि वक्फ एक्ट की अगर 54 की बात करते हैं, पर उसके बाद जो तरमीम एक्ट 95 आया उसकी बात करते हैं, तो वहाँ पर जो बड़ी रियासतें हैं और मध्य प्रदेश में अब तक के जो बनते रहे हैं वो 13 मेंबरों का बोर्ड बनता रहा है। अब कल का फैसला क्या होता है उस पर सभी की निगाह मरकूज है, क्योंकि उसके बाद ही ये तय होगा कि जो 30 जुलाई के इंतखाब होते हैं उसमें 7 रुकनी बोर्ड बनेगा या 13 रुकनी। कैमरामैन मनीष सिंगर के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। तो एक बार और फिर बात करेंगे वक्फ की ही, लेकिन ये वक्फ की बात हैदराबाद के लिए है, और जो इस पे मामला आगे बढ़ा वो कहीं और से। जी हां, हैदराबाद की एक बड़ी वक्फ अराजी के सिलसिले में बेंगलुरु के मारूफ सोशल एक्टिविस्ट आलम पाशा ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अर्जदाश्त दाखिल की है। बेंगलुरु में न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए आलम पाशा ने कहा कि मणिकुंडा नामी मकाम पर वक्फ की तकरीबन 1600 एकड़ अराजी यानी जमीन तेलंगाना हुकूमत ने हासिल की है। मकामी वक्फ ट्राइब्यूनल ने इस जमीन को वक्फ की मिल्कियत करार दिया था। हाई कोर्ट ने भी वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल तेलंगाना हुकूमत के हक में फैसला सुनाया। आलम पाशा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने साबिका फैसले पर नजरसानी करे, इसलिए वो अदालत उज़्मा से रुजू हुए हैं। जागीरदार बोलते हैं वो लैंड, हो सकता है सरकार उठा ली लैंड, तो इनका हक होता है, जैसा मुतवल्ली का हक होता है, वो हक भी छोड़ के उठा लिए, पूरा माल उठा लिए। तो इसलिए इनको रिव्यू पिटीशन अपील करने के लिए हमें बोलते थे कोई आदमी आगे आया हैदराबाद से, तो मैं मेरे जानिब से, मेरी एनजीओ के जानिब से हम रिव्यू पिटीशन लगाया। तकरीबन 2 महीने से चलती थी। कल वो मंजूरी एडमिट नंबर दिया गया रिव्यू पिटीशन में। मेरी क्लेम ये है कि भाई ये लोग तो आए नहीं, फिर भी मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान जिधर भी हो, कानून सेक्शन 3 है वक्फ बोर्ड का, अब दूसरे तमाम 3R, ये तमाम चीज़ों में जो मेन आदमी है जो करना है, यानी वक्फ बोर्ड है, फला है, स्टे जो इसके लगे बंदे जो नहीं किए, तो कोई आदमी हिंदू हो या मुसलमान हो कर सकता है। तो इस कानून हम लागू करें, सुप्रीम कोर्ट इसको मान ली। हमारा रिव्यू पिटीशन इसमें दाखिल हुआ है। इसमें मांग है कि भाई अपना ट्रिब्यूनल को पावर दिया गया। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से हुई पूछताछ के खिलाफ मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस और कांग्रेस महिला सेल के कारकुनों ने सूबाई सतह पर एहतजाज करते हुए ईडी का पुतला नजर आतिश किया। यूथ कांग्रेस ने अपने लीडर का बचाव करते हुए बीजेपी ऑफिस को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से ताबीर करते हुए हुकूमत पर सरकारी एजेंसियों को अपने मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करने का भी इल्जाम लगाया। आज जिस तरह से राजनीतिक दलों को दबाने के लिए ईडी का उपयोग किया जा रहा है वो लोकतंत्र में निहायत ही निंदनीय है। आज सोनिया जी को पूछताछ के लिए बुलाया गया और शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हुए हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है उसका महिला कांग्रेस विरोध करती है, और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ये सोच रही है कि हमारे नेताओं को ईडी से परेशान करवा के कार्यकर्ता की आवाज को दबा लेगी, लोकतंत्र की आवाज को दबा लेगी। तो ये उनकी भूल है। हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सोनिया जी और राहुल जी के साथ है।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार हुकूमत पर उर्दू को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। MIM के MLA व रियासती सदर अख्तरुल ईमान ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि वजीर आला उर्दू के तई हमदर्दी का इजहार तो करते हैं, लेकिन न ही उर्दू के इदारों की तश्कील कर रहे हैं और न ही उर्दू की खाली असामियों पर बहाली हो रही है। अख्तरुल ईमान ने हुकूमत से उर्दू के मसले को फौरी तौर पर हल करने का मुतालबा किया है। मैं समझता हूँ कि सरकार ने जिस एतबार से उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान की हैसियत दी है, तो तमाम तर दफातर में अगर उर्दू के ट्रांसलेटर्स बहाल किए जाएँ तो उसकी तादाद कई हज़ार में होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। सिर्फ रस्मी तौर पर कुछ जगहों पर इन्होंने ट्रांसलेटर्स दिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर, और भी जो असिस्टेंट ट्रांसलेटर होने थे, टाइपिस्ट होने थे, तीनों ओहदे कहीं भी पूरे नहीं हुए हैं। अरसे दराज के बाद जो वैकेंसी निकली है, 182 की बहाली ट्रांसलेटर की बहाली हुई, 33 का इल्तवा का शिकार इन लोगों ने कर दिया बगैर कुछ वजह बताए हुए। और अभी जो असिस्टेंट ट्रांसलेटरों की बहाली होने जा रही है, शायद आज हाई कोर्ट में भी समाअत है इन लोगों की। मामला ये है कि उनसे नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है और बैकडेट का। भाई सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की पेचीदगी उर्दू वालों के साथ क्यों की जा रही है, जबकि उर्दू की जगह खाली पड़ी है। बिहार सरकार वचनबद्ध है कि उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हमने दिया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जनाबे मौजूद वज़ीर आला नीतीश कुमार साहब ने कहा था कि हर एक थाना में मैं उर्दू दारोगा दूंगा। कहाँ गया आपका ये बयान? उर्दू के साथ पूरे तौर पर सौतेलापन का सलूक। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के सीनियर प्रोफेसर मोहम्मद कमरुल हुदा फरीदी को उर्दू अकादमी का नया डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है। मीडिया से बात करते हुए प्रोफेसर फरीदी ने कहा कि कोई भी जबान तब तक जिंदा रहती है जब तक उसका रिश्ता आवाम से कायम रहता है। उन्होंने कहा कि हमें यह समझना होगा कि हमारी जुबान उर्दू एक अहम जुबान है और हमारी सकाफत की आईनादार भी है। उन्होंने कहा कि AMU के माहौल और अकादमी के दीगर जिम्मेदारान के ताउन से कोशिश की जाएगी कि मीटिंग, वर्कशॉप और तकारीर मुनक़िद कराई जाएं, क्योंकि हमारे पास AMU में वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए उर्दू से अवाम को जोड़ने का काम अंजाम दिया जाएगा। कोई भी ज़बान उसी वक्त ज़िंदा रहती है जब अवाम से उसका रिश्ता बरकरार हो, और ये रिश्ता बोलचाल के अलावा अदब की सतह पर भी होना चाहिए। और हम समझें कि हमारी ज़बान एक अहम ज़बान है, ये हमारी सकाफ़त की आयनादार भी है, हमारी तहजीबी ज़िंदगी की अमीन भी है और हमारे जज्बाती रिश्तों की मुहाफ़िज़ भी है। ये जब तक हम नहीं समझेंगे, दूसरी ज़बान को हम चाहे कितने बड़े पैमाने पर सीख लें, मादरी ज़बान की तरह हम नहीं समझ सकते उसको। हम ख्वाब मादरी ज़बान में देखते हैं, दूसरी ज़बान में नहीं देख सकते। हम अपने जज्बात का इजहार मादरी ज़बान में बेहतर तौर पर कर सकते हैं। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांचों में डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कोर्स करने वाले 35 तलबा को दुबई की फूड प्रोसेसिंग मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इफ्को ने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस की एक भर्ती मुहिम के तवस्सुत से मुलाजमत के लिए मुंतखब किया है। AMU के पॉलिटेक्निक में प्रिंसिपल प्रोफेसर अरशद उमर, AMU ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर जनरल साद हमीद और पॉलिटेक्निक के प्लेसमेंट सेल इंचार्ज फैसल खान की मौजूदगी में तलबा को मिठाई खिलाकर इनकी हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर जहां जिम्मेदारान ने इसे बड़ी कामयाबी तस्वर किया, वहीं तलबा का भी कहना था कि इंटरनेशनल कंपनी में मुलाजमत मिलना यकीनन हमारे लिए बाइसे इफ्तिखार है। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे मतलब AMU के लिए भी और हमारे प्लेसमेंट सेल के लिए भी कि 35 बच्चे जो कि एक मास प्लेसमेंट है और वो भी इंटरनेशनल प्लेसमेंट है। जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है, मैं पिछले तकरीबन 10 साल से यहाँ TPU हूँ, मेरी पूरे करियर में इतना बड़ा प्लेसमेंट, इंटरनेशनल प्लेसमेंट अभी तक नहीं हुआ। हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे 35 बच्चों का इफ्को दुबई में सिलेक्शन हुआ। 40 बच्चे अपेयर हुए थे जिसमें 35 बच्चों का हुआ। बहुत अच्छी सर, बहुत खुशी की बात है सर। हमारा इफ्को दुबई में मल्टीनेशनल कंपनी में सर सिलेक्ट हुए सर। इसमें सर हमें सर ने गाइड करा और हमारे
घर वालों ने भी कहा कि आप 2 साल से लॉकडाउन में थे और आप किस तरीके से आपका कंपनी में क्या है, कंपनी आएंगी या नहीं, तो कंपनी आई तो हमने उसमें सेलेक्ट हुए। सर ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत बड़ी बात है कि हमारे जो है इतनी बड़ी कंपनी है सर इफ़को दुबई सर, जो पहली बार सर यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है सर एमयू की हिस्ट्री में सर, इतनी बार पहली बार जो है इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ। और सर हमने ये सोचा था कि आप क्या करेंगे, अब जो है कंप्लीट हो गया है, अब इसके बाद हमें क्या करना होगा। तो सर ये जो है हमारे लिए बहुत बड़ा ग्रेट अचीवमेंट है सर ये हमारे लिए। के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे काफ़ी एनकरेजमेंट मिलता है। इनके जो जूनियर स्टूडेंट्स अब जो फाइनल ईयर के बैच में हैं तो उन्हें काफ़ी एनकरेजमेंट मिलेगा। और टीपीओ की तरफ से हमने एक एलैबोरेट अरेंजमेंट किया था इनके लिए। हमने बहुत सीरियसली ली थी इस ड्राइव को, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी थी जो कि यहाँ आके जिन्होंने ये प्लेसमेंट ड्राइव कंडक्ट की थी। नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं क्रिप्टो की समझ के साथ। आदाब। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। इस एपिसोड में आज हम आपको बताएंगे एनएफटी के बारे में। नॉन फंगिबल टोकन्स यानी एनएफटी 2020-21 में बहुत पॉपुलर हुए। इस वक्त ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में से एक है। एनएफटी कई तरह के होते हैं। स्टैटिक एनएफटी, इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादातर स्टैटिक एनएफटी आर्ट और मेमोरेबिलिया में निवेश करते हैं। पीएफपी यानी पिक्चर फॉर प्रूफ और अवतार जैसे ब्रेड एप्स, कूल कैट्स इस कैटेगरी में आते हैं। जनरेटिव आर्ट यानी जो कंप्यूटर जनरेटेड हो, एल्गोरिदम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाया हुआ हो। कलेक्टिबल्स जैसे स्पोर्ट्स ट्रेडिंग कार्ड या मेमोरेबिलिया मार्केट ने भी धीरे धीरे पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है। फोटोग्राफी भी बहुत पॉपुलर है और अब कई एस्टेब्लिश्ड फोटोग्राफर्स भी इससे जुड़ चुके हैं। म्यूजिक एनएफटी म्यूजिक के ऑडियो या वीडियो का टोकनाइज्ड वर्जन है। गेमिफाइड एनएफटी में अर्न करने के लिए खेला जाता है, हालांकि सभी गेम्स प्ले टू अर्न नहीं होते। डायनामिक एनएफटीज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का सबसे नया जनरेशन है। यह ब्लॉकचेन पर ट्रांसमिट होने वाले रियल वर्ल्ड इवेंट के रिस्पॉन्स में डायनामिकली अडॉप्ट हो जाती है। क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड के लिए आज इतना ही। टेक केयर, गुड बाय। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।